हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी में। तो देखिए गाइस, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे बिहार ज्योग्राफी जो कि 100 एमसीक्यू है। इसका हम एक से और दो पार्ट लाएंगे जिसमें और भी जो क्वेश्चन है बहुत ही अच्छे वाले वो मैं डिस्कस करूंगा। तो फिलहाल इस वीडियो में आपको 100 एमसीक्यू दे रहा हूँ। डोंट वरी, मैं एग्जाम से पहले आप लोगों को मास्टर वीडियो भी दूंगा ताकि आप एग्जाम में एंट्री करने से पहले आपके पास 1 से 2 दिन का जो समय रहेगा वो आप आराम से देख लेना, वीडियो रिवाइज कर सकते हो। ठीक है, तो बस अभी फिलहाल आपके पास 10 दिन का समय है, तो आप आराम से वीडियो को देखिए। तो देखिए, बिहार ज्योग्राफी में यहाँ पे मैं आपको 100 एमसीक्यू दे रहा हूँ, अलग अलग टॉपिक से, सभी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। तो एंड तक वीडियो को देखिए और सभी क्वेश्चंस मैंने बाइलिंगुअल रखा है। ठीक है, तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी, एंड तक जरूर देख करके जाना। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न आपके सामने ये है कि बिहार गंगा के मध्य मैदानी भाग में स्थित, बताइए कि कौन से भारत का राज्य है। तो हम जानते हैं कि जो बिहार है वो हमारे पूर्वी भारत में पड़ता है, तो यानी करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन ए बनेगा। ठीक है, तो इसे ध्यान रखिएगा। चलिए, सेकंड क्वेश्चन आता है कि बिहार का वर्तमान स्वरूप कैसा है। तो बिहार का वर्तमान जो स्वरूप है वो हम जानते हैं कि ये चतुष्कोणीय देखने को मिलता है, यानी ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न आता है कि बिहार का क्षेत्रफल कितना वर्ग मील है। जनरली आप जानते हैं कि जब भी क्षेत्रफल पूछा जाता है वो किलोमीटर स्क्वायर में पूछा जाता है, तो वो सभी को याद है 94,163 किलोमीटर स्क्वायर। लेकिन अगर आपसे पूछ ले कि बताइए कि वर्ग मील में कितना है, तो फिर यहाँ पे कन्फ्यूजन हो सकता है और आप तुक्का लगाएंगे। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि ध्यान में रखिएगा कि 36,357 वर्ग मील इसका हो जाता है। और बिहार का जो क्षेत्रफल है पूरे भारत का टोटल कितना है, तो 2.86%। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, 2.86%। नेक्स्ट आता है कि वैभव गिरी की ऊंचाई समुद्र तल से कितनी मीटर है। तो देखिए, वैभव गिरी की जो ऊंचाई है वो 380 मीटर पड़ता है। यहाँ पे राइट आंसर आपका बनेगा ऑप्शन डी। इसे याद रखिएगा, 380 मीटर इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्या आता है कि उत्तर से दक्षिण की ओर बिहार की जो लंबाई है वो कितने किलोमीटर है। उत्तर से दक्षिण की ओर बिहार की लंबाई कितनी किलोमीटर है, यानी ऊपर से अगर हम नीचे की बात करें उत्तर से दक्षिण की ओर, तो ये टोटल जो लंबाई होता है बिहार का वो 345 किलोमीटर होता है। ठीक है, 345 किलोमीटर। अगर आपसे पूछे कि बताइए कि इसका पूरब से पश्चिम की ओर टोटल जो डिस्टेंस है वो कितना होता है, तो वहाँ पे 483 किलोमीटर स्क्वायर होगा। तो फिलहाल अकॉर्डिंग टू ऑप्शन हमें सी को टिक करना होगा, करेक्ट आंसर सी होगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है कि बिहार के कितने जिले नेपाल से लगते हैं। तो मैंने आप लोगों को हाल फिलहाल में कराया था, नोट्स फॉर्मेट में ज्योग्राफी के कई सारे टॉपिक्स कराए हैं, और वहाँ पे मैंने आप लोगों को बताया था कि बिहार की जो बिहार में मतलब कौन से ऐसे जो जिले हैं, कितने जिले हैं वो नेपाल से साझा करते हैं। तो ऊपर में 7 जिले साझा होते हैं नेपाल के साथ, और अगर वहीं पश्चिम में बात करें यानी यूपी के साथ, तो टोटल 8 जिले साझा होते हैं। ठीक उसी तरह से झारखंड में 8 जिले और पश्चिम बंगाल के साथ 3 जिले साझा होते हैं। यानी अब टोटल आप इनको याद भी रखिएगा क्योंकि आगे इस तरह के क्वेश्चन देखने को मिलेगा। 8, 8, 16 और 10, यानी टोटल आपका 26 जिले जो होते हैं वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा या फिर किसी राज्य के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं, टोटल 26। तो ये आगे मैं आपको बताऊंगा क्यों मैंने अभी आपको बताया। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन यहाँ पे ध्यान में रखिएगा, सही आंसर ऑप्शन डी हो जाता है। ठीक है, 7। नेक्स्ट क्या आता है कि निम्न में से कौन सा जिला नेपाल से लगता है। तो नेपाल से 7 जिले साझा होते हैं। तो उसमें कौन कौन से हैं, तो पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, मधुबनी, यानी सभी आता है। तो ऑल ऑफ दी एबव, करेक्ट आंसर डी होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या आता है कि निम्न में से कौन सा जिला उत्तर प्रदेश राज्य से लगता है। तो उत्तर प्रदेश के साथ 8 जिले साझा होते हैं और उसमें रोहतास, कैमूर, बक्सर, ये तीनों आते हैं। तो यहाँ पे हम डी को टिक करेंगे, 1, 2, 3। नेक्स्ट क्या आता है कि राजगीर गिरियक पहाड़ियों में रूपांतरित चट्टान क्वार्टजाइट, और बताइए कि किसकी प्रधानता। तो क्वार्टजाइट के साथ साथ हमें देखने को मिलता है स्लेट। ऑप्शन ए यहाँ पे सही बनेगा, स्लेट। ठीक है, नेक्स्ट क्या है कि निम्न में से कौन जो है पहाड़ी क्षेत्र नवादा मुंगेर पहाड़ी क्षेत्र का अंग है। तो नवादा मुंगेर पहाड़ी क्षेत्र का अंग अगर हम देखें तो यहाँ पे कह सकते हैं खड़गपुर पहाड़ी, गिद्धेश्वर पहाड़, चकाई पहाड़, ये सभी होगा। तो डी करेक्ट बिल्कुल है। इसके बाद नेक्स्ट क्या आता है कि खड़गपुर पहाड़ी का विस्तार बताइए कि कहाँ से जमुई तक है। तो खड़गपुर के पहाड़ी जो जनरली हम जानते हैं कि मुंगेर में ये देखने को मिलता है। तो राइट आंसर यहाँ पे हमारा सी बिल्कुल करेक्ट बन जाता है, खड़गपुर से जमुई तक। अगला सवाल क्या बनता है कि खड़गपुर की पहाड़ी में निम्नलिखित में से किसकी प्रधानता है। जनरली मैंने आपको बताया कि खड़गपुर की जो पहाड़ी है वो आपका
पड़ता है मुंगेर के अंतर्गत। और मैंने याद भी कराया था आप लोगों को ट्रिक से कि गैरो के क्वार्टर में नहीं जाना चाहिए, यानी कि खड़गपुर की जो पहाड़ी मुंगेर में पड़ता है और मुंगेर के अकॉर्डिंग हम देखें तो क्वार्टजाइट यानी गैरो का क्वार्टर में नहीं जाना चाहिए। यहाँ पे ऑप्शन डी होगा, इस तरह से याद रख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट कहता है कि बिहार के कितने जिले न तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्धारण करते हैं और न ही किसी राज्य से स्पर्श करते हैं। तो मैंने आप लोगों को क्या बताया था ऊपर में कि 7 जिले ऊपर में सटता है नेपाल के साथ, पश्चिम में हमारा 8 जिला यूपी के साथ, झारखंड में 8 जिला और टोटल इधर वेस्ट बंगाल में 3 जिला। तो ओवरऑल मिलाकर के टोटल 26 जिले साझा होते हैं। तो रिमेनिंग कितना बचा? रिमेनिंग आपके पास 12 जिले जो बचते हैं वो किसी भी तरह से साझा नहीं होते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन बी को टिक करेंगे। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। इसके बाद अगला सवाल क्या बनता है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट हमारा ये है कि राज्य के सबसे दक्षिणी भाग में कौन सा जिला पड़ता है। तो ये आप मैप देख करके अच्छे से याद कर सकते हो और मैंने आपको बताया भी है कि सबसे दक्षिण में जो जिला है वो गया है। ठीक है, गया यहाँ पे राइट होगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है कि विंध्यन क्रम की चट्टानें बिहार के किस जिले में मिलती हैं। ये सब कुछ मैंने आप लोगों को बताया हुआ है। बिहार का भूगर्भिक संरचना मैंने आप लोगों को नोट्स फॉर्मेट में कराया था, उसमें सभी चट्टानों के बारे में डिस्कस किया हुआ है कि कहाँ विंध्यन क्रम की चट्टान है, कहाँ टर्सरी है, कहाँ धारवाड़ है, ये सब कुछ मैंने बताया, आप उसको देख लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए विंध्यन क्रम की चट्टानें अगर बात करें तो ये हम जनरली जानते हैं कि कैमूर और रोहतास में देखने को मिलता है। तो बी और सी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न आता है कि भारत के मतलब निम्न में से किस नदी घाटी में विंध्यन क्रम की चट्टानों के ऊपर जलोढ़ का निक्षेप पाया जाता है। तो विंध्यन क्रम की जब चट्टाने की बात की जा रही है और अगर हम जानते हैं कि जलोढ़ की बात किया जा रहा है तो विंध्यन क्रम में देखने को मिलता है रोहतास और कैमूर, और उसमें हमें सोन देखने को मिलेगा। तो करेक्ट क्या होगा? ऑप्शन ए। ठीक है, सोन नदी। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं और अगला प्रश्न देखिए, विंध्यन क्रम की चट्टानों में निम्न में से कौन सा खनिज मिलता है। और ये जो चट्टान है रोहतास और कैमूर में मिलता है, और ये भी मैंने आप लोगों को बताया हुआ है कई बार कि यहाँ पे क्या है कि पायराइट्स जब से ज़्यादा मिलता है रोहतास में। आप जानते हैं कि पढ़ाई के राइट्स में जो रोहतास है वो टॉप पर है, सभी को पता ही है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सी होगा, पायराइट्स। नेक्स्ट क्या आता है कि दक्षिणी बिहार के किस जिले में ज्वालामुखी संरचना के प्रमाण पाए गए हैं। तो देखिए ज्वालामुखी संरचना के जो प्रमाण पाए गए हैं वो है औरंगाबाद के अंतर्गत, यानी सी हो जाता है। नेक्स्ट क्या आता है कि टर्सरी चट्टान हिमालय की दक्षिणी भाग में मिलता है। तो दक्षिणी भाग कौन सा है वो? तो दक्षिणी शिवालिक श्रेणी के अंतर्गत देखने को मिलता है। करेक्ट होगा ऑप्शन सी। अगला पॉइंट कि बिहार में गंगा के मैदानी क्षेत्र में कैसी चट्टानें पाई जाती हैं। तो बिहार के गंगा मैदानी अगर बात करें तो कि गंगा के मैदानी भाग की यहाँ पे बात करें, ना कि उत्तरी और दक्षिणी। तो मैदानी भाग का मतलब हुआ गंगा अगर इस तरह से है तो ऊपर का पार्ट भी और साउथ का पार्ट, यानी टोटल ओवरऑल बिहार के जो मैदानी भाग है उसकी बात की जा रही है। और उसमें अगर हम देखें तो हमें तीनों प्रकार की चट्टान देखने को मिलेगा, टर्सरी, विंध्यन और क्वार्टजाइट क्वार्टनरी, यानी तीनों करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। 1 2 3 तीनों को टिक कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या आता है, अगला पॉइंट है कि बनावट के आधार पर बिहार को कितने भौतिक प्रदेशों में बांटा गया। तो ये आप लोगों को ये भी बताया था कि बिहार की जब जलवायु को मैंने बता रहा था तो वहाँ पे हमने डिस्कस किया था कि 3 जोनों में देखने को मिलता है। बेसिकली 3 डिवाइड किया जाता है, जोन 1, जोन 2 और जोन 3 को 2 भागों में डिवाइड किया जाता है। मतलब बनावट के अकॉर्डिंग देखें तो इसको 3 भागों में डिवाइड किया जाता है। तो करेक्ट क्या होगा? ऑप्शन सी, 3 भागों में। पश्चिमी चंपारण की उत्तरी सीमा पर हिमालय पर्वत की श्रेणी बताइए कि मतलब किसका भाग विस्तार है। तो ये शिवालिक का ही है, जानते हैं, ऑप्शन ए होगा शिवालिक। शिवालिक श्रेणी का विस्तार बिहार में कितने वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में है। तो देखिए शिवालिक का जो विस्तार है वो जनरली 932 किलोमीटर, तो आपको याद रखना है, ऑप्शन डी 932 किलोमीटर। नेक्स्ट की निम्न में से कौन शिवालिक श्रेणी का उप श्रेणी का अंग है। तो शिवालिक श्रेणी की अगर हम बात कर रहे हैं और इसका उप श्रेणी की बात करें तो रामनगर दून भी जानते हैं, हरहा घाटी, सोमनगर श्रेणी, ये सब आता है। तो यहाँ पे डी करेक्ट होगा, डी को टिक करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है कि सोमेश्वर श्रेणी में दक्षिण में स्थित रामनगर दून की पहाड़ी 32 किलोमीटर लंबी और कितने किलोमीटर चौड़ी है। तो टोटल ये 8 किलोमीटर चौड़ी है और 32 किलोमीटर लंबी है, इसलिए ए करेक्ट होगा। अगला प्रश्न क्या बनता है, नेक्स्ट है कि सोमेश्वर श्रेणी का कुल क्षेत्रफल कितने वर्ग किलोमीटर है। तो सोमेश्वर श्रेणी का कुल क्षेत्रफल अगर हम बात करें तो 784, याद रख लीजिए, ऑप्शन डी 784। नेक्स्ट क्या आता है कि गंगा का मैदान जो बिहार के मैदानी भाग के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। तो गंगा का मैदान बिहार के मैदानी भाग का कुल क्षेत्रफल का 96.27%, यहाँ पे ऑप्शन सी को टिक करेंगे। बांगर क्षेत्र बताइए कि किसका
पुराना निक्षेप क्षेत्र है। तो बांगर क्षेत्र जो होता है, जैसे जलोढ़ मिट्टी को दो भागों में डिवाइड हमने देखा कि एक तो खादर एक बांगर। तो पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं? बांगर। ठीक है, पुरानी जलोढ़ मिट्टी जो होती है उसे बांगर कहते हैं और नई जलोढ़ मिट्टी को खादर के नाम से जाना जाता है। तो करेक्ट क्या है? ऑप्शन ए। नेक्स्ट आता है कि खादर क्षेत्र का विस्तार बिहार में पश्चिम में गंडक नदी से लेकर के पूरब में बताइए कि कहाँ तक है। यानी जो खादर क्षेत्र देखने को मिलता है उत्तरी बिहार में, उत्तरी गंगा के मैदान में हमें जनरली खादर मिट्टी यानी नई जलोढ़ मिट्टी देखने को मिलती है। तो उसमें क्या होता है कि पश्चिम में गंडक नदी से लेकर के पूरब में कोसी नदी तक देखने को मिलता है। आपको ऑप्शन सी होगा, कोसी नदी तक देखने को मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि निम्न में से कौन दक्षिण बिहार में प्रवाहित होने वाली नदी नहीं है, यानी दक्षिण बिहार में प्रवाहित नहीं होता है। तो जैसे बागमती, आप जानते हैं नदियों के बारे में आपने पढ़ा होगा, बिहार का अफवाह तंत्र अगर आप पढ़ोगे तो वहाँ पे जनरली देखेंगे कि बागमती जो है वो उत्तर में यानी उत्तरी गंगा के उत्तरी मैदान की नदी है, ना कि दक्षिण में। तो करेक्ट आंसर फिलहाल ऑप्शन हम यहाँ पे बी को टिक करेंगे। इसके बाद अगला प्रश्न आता है कि दक्षिण बिहार की नदी प्रवाह प्रणाली कहलाती है। तो देखिए दक्षिण बिहार की जो नदी प्रवाह प्रणाली है उसे हम लोग पिनेट के नाम से जानते हैं, पिनेट। ऑप्शन सी पिनेट। नेक्स्ट है कि बिहार में दक्षिणी पठारी प्रदेश का विस्तार किस जिले में? बिहार में दक्षिणी पठारी प्रदेश का विस्तार किस जिले में? तो करेक्ट तीनों हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे तीनों में देखने को मिलता है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, कैमूर, बांका, मुंगेर। तो डी को टिक कर सकते हैं। ठीक है, डी। नेक्स्ट है कि कैमूर या फिर रोहतास का पठार का पूर्वी भाग है वो किस श्रेणी का है? तो इसका पूर्वी भाग विंध्य श्रेणी के अंतर्गत आता है, यानी इसका पूरा जो हम जानते हैं कि जो विंध्य श्रेणी है बिहार में कैमूर और रोहतास में देखने को मिलता है। तो ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट है कि विंध्य श्रेणी का विस्तार बताइए कि कहाँ से प्रारंभ होकर के रोहतास तक है? तो विंध्य श्रेणी का जो विस्तार है वो जबलपुर, मध्य प्रदेश के जबलपुर से स्टार्ट होकर के रोहतास तक है। नेक्स्ट क्या आता है कि कैमूर पठार छोटा नागपुर पठार से किस नदी द्वारा अलग होता है? जो कैमूर पठार है वो छोटा नागपुर पठार से किस नदी के द्वारा अलग होता है? तो ये दोनों अलग जो होते हैं वो आपका सोन नदी के द्वारा अलग होते हैं। तो बी यहाँ पे करेक्ट बन जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्या आता है कि गया जो शहर है इसके आसपास निम्न में से कौन पहाड़ी स्थित नहीं है? तो देखिए गया शहर के अंतर्गत आपने प्रीवियस में पेपर में देखा था, आपने पूछा था कि ब्रह्मयोनि जो है वो किस जिले में स्थित है? तो गया में स्थित है। तो बेसिकली यहाँ पे ये तीनों जो पर्वत आप देख रहे हैं, प्रेतशिला, भूतशिला और ब्रह्मयोनि, ये तीनों गया में है। लेकिन मंदार जो पर्वत है, मंदार की जो पहाड़ी है वो हमें बांका में देखने को मिलता है। ये मैंने आप लोगों को बताया था। ठीक है, बांका जिले में देखने को मिलता है, ये याद रखिएगा। तो कुल मिलाकर ध्यान में रखिएगा कि इतने सारे चीज़ें आपको फिलहाल तो याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न आता है कि निम्न में से बिहार का कौन सा क्षेत्र सर्वाधिक वर्षा वाला है? तो सर्वाधिक वर्षा वाला जो क्षेत्र होगा बिहार का वो हम जानते हैं, जो कि ऑप्शन ए यानी उत्तर पूर्व, यानी उत्तर पूर्व जो क्षेत्र है, जैसे कि हम किशनगंज जानते हैं जहाँ पर सबसे ज़्यादा वर्षा होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन हम ए को टिक करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न आता है कि बिहार के किस जिले में घाघरा गंडक दोहाब का विस्तार है? तो घाघरा गंडक दोहाब का विस्तार हम देखने को मिलेगा सारण, सिवान, गोपालगंज, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाता है। कर्मनासा सोन दोहाब के अंतर्गत कौन सा जिला आता है? तो देखिए कर्मनासा सोन अगर हम बात कर रहे हैं तो ये हम दक्षिण पूर्वी जो क्षेत्र है, दक्षिण पश्चिमी जो क्षेत्र है, जैसे कि हम भोजपुर, रोहतास, कैमूर, ये इसके अंतर्गत आएगा, कर्मनासा सोन दोहाब के अंतर्गत। तो राइट आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा, ऑप्शन डी को ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न आता है कि जलयाविक दृष्टि से कौन सा दोहाब सबसे कम वर्षा वाला है? तो सबसे कम वर्षा वाला अगर हम दोहाब की देखें तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आप देख पाएंगे ए बिल्कुल सही आंसर बनेगा, कर्मनासा सोन। अगला सवाल क्या है कि निम्न में से किस जिले में सिल्क उद्योग का विकास हुआ है? तो सिल्क उद्योग आप जानते हैं कि सिल्क सिटी के नाम से भागलपुर को जाना जाता है। तो सी यहाँ पे करेक्ट बनेगा। इसके बाद नेक्स्ट क्या आता है कि निम्न में से क्या कैमूर पठार में पाया जाता है? तो देखिए कैमूर पठार की अगर हम बात कर रहे हैं तो जनरली हम जानते हैं कैमूर पठार के अंतर्गत पायराइट्स, फॉस्फेट, ये दो चीज़ तो देखने को मिलता है। तो राइट आंसर ऑप्शन हम डी को टिक करेंगे, एक और दो, ए और बी दोनों सही होगा। इसके बाद अगला सवाल क्या है कि बिहार के लगभग कितना प्रतिशत धरातलीय स्वरूप का विकास जो कि नदियों के अपवहन द्वारा हुआ है? तो नदियों के अपवहन द्वारा हुआ है,
कितना परसेंट कह सकते हैं, 90% भाग, ऑप्शन सी 90%। नेक्स्ट क्या है कि मार्ग परिवर्तन के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध नदी कौन सी है? तो सभी लोगों को पता ही है, कोसी, जो कि ऑप्शन यहाँ पे सी होगा, कोसी नदी। गंगा नदी निम्न में से कितने किलोमीटर प्रवाहित होती है? तो देखिए बेसिकली गंगा की कुल लंबाई जो है वो 2525 किलोमीटर होता है, लेकिन जनरली अगर हम बिहार में बात करें कि बिहार में गंगा नदी की जो लंबाई है कितने किलोमीटर ये बहता है, तो करीब 445 किलोमीटर इसकी लंबाई है और टोटल 12 जिलों से ये जो कि बहता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सी नदी गंगा में उत्तर दिशा यानी बाएं तट से मिलती है? ये चीज़ तो आपको पता ही है कि बाएं तट और दाएं तट क्या होगा, उत्तर से मिलना, दक्षिण से मिलना, ये सब कुछ मैंने बिहार की नदियों में कवर कराया हुआ है, आप उसे देख लीजिएगा। तो अगर हम बात करें कि उत्तर से कौन सी नदियाँ यानी बाएँ तट से कौन सी नदियाँ मिलती है, तो बलान हुआ, महानंदा, घाघरा, ये तीनों की तीनों नदियाँ आप देखेंगे तो उत्तर तरफ से, तो डी करेक्ट होगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है कि निम्न में से कौन सी नदी जो है नारायणी, शालिग्रामी और सदानीरा आदि नामों से जानी जाती है? तो जनरली आपने नारायणी सुना होगा, ये जो नदी है वो गंडक को कहते हैं, गंडक नदी का उपनाम एक कह सकते हो, नारायणी, शालिग्रामी, सदानीरा, तो डी यहाँ पे सही हमारा बन जाता है। नेक्स्ट क्या आता है कि निम्न में से कौन सी नदी गंगा में दक्षिण दिशा यानी अब दाएं तट से मिलने वाली नदी है, यानी इधर से जाकर के गंगा में मिलती है, वो कौन कौन सी नदियाँ हैं? तो कर्मनाशा हो गया, पुनपुन हो गया और क्यूल नदी, यानी तीनों के तीनों कह सकते हो, यहाँ पे डी बिल्कुल सही बन जाता है। अगला सवाल क्या है? नेक्स्ट आता है कि निम्न में से किस नदी की उत्पत्ति नेपाल के अन्नपूर्णा श्रेणी में मानंगमोट और कुतांग के मध्य से हुआ? तो मानंगमोट से आपका गंडक, ऑप्शन ए बिल्कुल सही बन जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि गंडक नदी के संगम पर कौन सा प्रसिद्ध मेला लगता है? तो गंडक नदी के संगम पर हरिहर क्षेत्र का मेला, सोनपुर का मेला के नाम से इसको जानते हैं, तो सी करेक्ट है। अगला सवाल क्या है कि निम्न में से कौन सी नदी गंडक नदी के समानांतर पूर्वी भाग में प्रवाहित होती है? तो गंडक नदी के समानांतर जो है वो बूढ़ी गंडक प्रवाहित होती है, तो यहाँ पे हम जो कि सी को टिक करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है कि कोसी नदी कुरुसेला के पास किस नदी में मिलने से पूर्व डेल्टा का निर्माण करती है? तो कुरुसेला में कभी कभी क्वेश्चन ऐसा पूछ जाता है कि कोसी नदी कहाँ पर गंगा में मिलती है, तो कुरुसेला में, तो ध्यान रखिएगा करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा, गंगा। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन जो नदी है नेपाल की महाभारत श्रेणी से निकल करके तराई क्षेत्र में प्रवाहित होती है? तो नेपाल से निकल करके महाभारत श्रेणी से निकल करते ये आपका कमला जो होगा, ऑप्शन ए कमला। ठीक है, कमला नदी बिहार के किस जिले में प्रवेश करती है? तो कमला नदी बिहार में मधुबनी जिले में, यहाँ पे डी करेक्ट हमारा बन जाता है। मिथिला क्षेत्र में किस नदी को गंगा के समान पवित्र माना जाता है? बहुत ही अच्छा सवाल है। मिथिला क्षेत्र में किस नदी को गंगा के समान पवित्र माना जाता है? तो वो हमारा है कमला। ठीक है, कमला, ऑप्शन बी। कोसी नेपाल में कहाँ से निकलती है? कोसी जो है वो नेपाल में किस स्थान से निकलता है? तो ये गोसाईनाथ की जो पहाड़ी है वहाँ से निकलता है, तो ए करेक्ट बनेगा। अगला सवाल यह है कि निम्न में से कौन कोसी की धारा है? तो कोसी की धारा अगर हम देखें तो ध्यान दीजिएगा कि इंद्रावती जो यहाँ पे कह सकते हैं, ये आपका कोसी की, तो जनरली मैं आपको बता दूं कि देखिए कोसी की जो मुख्य धाराएं होती हैं वो सोन कोसी, अरुण और तुमर कोसी होता है, लेकिन इसके अलावे भी होता है सोन कोसी की सहायक नदियों में अगर देखें तो दूध कोसी, तामा कोसी होता है, इंद्रावती भी है। तो एक तरह से देखा जाए तो कोसी की ये यहाँ पे सभी हो जाएगा, इंद्रावती नदी हो जाएगा और ताम्र कोसी और अरुण कोसी। तो करेक्ट आंसर फिलहाल हम डी को टिक करेंगे, ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा। ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा। अगला सवाल देखिए, कोसी नदी बिहार के किस जिले में प्रवाहित होती है? तो कोसी नदी बिहार के किस जिले में प्रवाहित होती है? तो करेक्ट क्या बनेगा? सुपौल में, सहरसा में, पूर्णिया में, यानी सही आंसर डी हो जाता है सभी जगह। ठीक है, बिहार और बंगाल के साथ कौन सी नदी सीमा का निर्धारण करती है? तो बंगाल और बिहार के साथ अगर हम देखें तो महानंदा जो कि सबसे पूर्वी ये नदी कह सकते हो जो कि गंगा में आकर के मिलता है, तो इसे याद रखिएगा, कई बार ये पूछा भी जाता है। गर्म जलकुंड में निम्न में से कौन खनिज पाया जाता है? तो जब गर्म जलकुंड की बात की जाती है तो उसमें गंधक होता है। ठीक है, ऑप्शन सी गंधक। निम्न में से किस नदी का अन्य नाम हिरण्यवाह है? तो हिरण्यवाह जो है वो किस नदी को अन्य नाम दिया गया? वो है सोन। ठीक है, सी यहाँ पे करेक्ट होगा, सोन। देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि
दक्षिण बिहार में प्रवाहित होने वाली गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? तो वो आपका सोन ही होगा, ऑप्शन सी सोन। अगला प्रश्न कि कोइलवर में निर्मित सोन नदी पर रेल सह रोड पुल किस स्वतंत्रता सेनानी को समर्पित है? ये जो समर्पित है वो प्रोफेसर अब्दुल बारी को समर्पित है। यहाँ पे हम ए को टिक करेंगे और ये प्रश्न बहुत बार पूछा भी गया है। फल्गु नदी कहाँ से निकलती है? तो देखिए फल्गु नदी जो है वो आपका छोटा नागपुर के पठार से निकलता है, ऑप्शन ई छोटा नागपुर के पठार। फल्गु नदी किस और अन्य नाम से जानी जाती है? पिंडदान के लिए नदी, जो कि काफ़ी फेमस, आप सभी को पता ही होगा। तो इसे हम लोग कहते हैं अंत सलीला और लीलाजन के नाम से वही जाना जाता है। तो डी यहाँ पे करेक्ट आंसर बनेगा। नेक्स्ट है कि कर्मनासा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो कर्मनासा नदी का उद्गम जो होता है वो विंध्याचल पहाड़ से, यानी ए सही बनता है। अगला देखिए कि हिमालय से निकलकर महानंदा बिहार के किस जिले में प्रवाहित होती है? तो हिमालय से निकल कर के जो आपका ये महानंदा नदी है, ये कह सकते हो आप, राइट आंसर बनेगा जो कि ऑप्शन डी, यानी कि किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, ये तीनों करेक्ट आंसर बन जाता है डी। निम्न में से कौन जो कि गर्म कुंड जो है वो राजगीर में स्थित है? ध्यान दीजिएगा, राजगीर में बात पूछा जा रहा है। तो सप्तधारा, ब्रह्मकुंड और सूर्यकुंड, ये तीनों आपको देखने को मिलेगा राजगीर के अंतर्गत। और साथ ही साथ राजगीर में अन्य और भी जो गर्म कुंड है, जैसे कि यहाँ पे आप देख पाएंगे मखदूम कुंड, नानकुंड और गोमुख कुंड, ये सब स्थित है राजगीर में ही, तो ध्यान रखिएगा। और बिहार का सबसे जो गर्म जलकुंड होता है वो ब्रह्मकुंड होता है, ब्रह्मकुंड, ठीक है, इसे याद रखना है। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा कुंड मुंगेर में स्थित है? तो मुंगेर में अगर देखा जाए तो सीता कुंड, रामेश्वर कुंड, लक्ष्मण कुंड। मैंने आप लोगों को एक चीज़ बताया था कि जो रामायण से मिलता जुलता नाम आपको देखने को मिले उसे आप आराम से टिक कर सकते हो मुंगेर के अंतर्गत, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? ऋषि कुंड, अन्य कुंड और लक्ष्मेश्वर कुंड, ये किस जिले में पड़ता है? तो ये भी आपका मुंगेर के अंतर्गत आता है, ठीक है, मुंगेर में ध्यान रखिएगा, मुंगेर। अगला प्रश्न ये कि भीमबंध किस जिले में स्थित है? तो भीमबंध पड़ता है आपका मुंगेर के अंतर्गत और ये बहुत ही फेमस है, बहुत बार पूछा गया है, तो इसे अच्छे से याद रखना है। अग्निकुंड नामक गर्म जो जल कुंड है वो कहाँ पाया जाता है? तो अग्निकुंड नामक जल कुंड जो है ये गया के अंतर्गत स्थित है, ऑप्शन सी। बिहार का सबसे गर्म जल कुंड कौन सा है? तो मैंने आपको ऊपर बताया ब्रह्मकुंड, ठीक है, ब्रह्मकुंड सबसे गर्म जल कुंड है। इसके बाद नेक्स्ट क्या आता है कि धुआं कुंड जलप्रपात किस पहाड़ी पर स्थित है? तो देखिए धुआं कुंड जलप्रपात जो है वो ताराचंडी, जो कि रोहतास के अंतर्गत आता है, सासाराम के आसपास में आप देखोगे तो ये मिलेगा। नेक्स्ट क्या आता है कि ककुलत जलप्रपात कहाँ स्थित है? ये बहुत ही अच्छा सवाल है, कई बार पूछा गया था। ककुलत जलप्रपात ये आपका नवादा जिले में पड़ता है, ऑप्शन ए, ठीक है, नवादा। दुर्गावती जलप्रपात कहाँ स्थित है? तो दुर्गावती जलप्रपात पड़ता है आपका रोहतास के अंतर्गत, ऑप्शन हम यहाँ पे जो कि सी को टिक करेंगे, ठीक है, रोहतास। नेक्स्ट है कि दुर्गावती जलप्रपात का अन्य नाम क्या है? तो दुर्गावती जलप्रपात का अन्य नाम होता है खादर को, ठीक है, खादर को, एक करेक्ट आंसर बनेगा। जियारकुंड जलप्रपात किस जिले में स्थित है? मैंने इन सभी चीज़ों पर अलग से एक वीडियो बनाया हुआ है और हैंड राइटन जो नोट्स है, हैंड रिटन नोट्स, वो मैंने एप्लीकेशन पर दिया हुआ है, तो आप लोग वहाँ से नोट्स डाउनलोड कर सकते हो। तो जियारखंड जो जलप्रपात है ये आपका भोजपुर में पड़ता है, फुलवरिया आपने नाम सुना होगा, उस नदी पर स्थित है। इसके बाद अगला सवाल क्या है, ध्यान दीजिए कि कांवर ताल जो झील है बिहार के किस जिले में स्थित है? ये प्रश्न इंपॉर्टेंट रहेगा। कांवर ताल झील बेगूसराय के अंतर्गत पड़ता है और इसे याद भी रखना है आपको अच्छे से। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन एशिया का सबसे बड़ी गोखुर झील होता है? तो एशिया की सबसे बड़ी गोखुर झील अनुपम झील, ऑप्शन बी। कुशेश्वर स्थान झील जो है वो किस जिले में? तो कुशेश्वर आपका पड़ता है ये दरभंगा के अंतर्गत, तो ए ध्यान में रखिएगा। कुशेश्वर स्थान झील को कब पक्षी अभ्यारण्य घोषित किया गया था? तो 1972 के अंतर्गत इसे पक्षी अभ्यारण्य घोषित किया गया, तो बी याद रखेंगे। नेक्स्ट आता है कि घोघा झील, ठीक है, जिसे यहाँ पे दो नामों से जानता है, एक तो दोधवा झील के नाम से कहते हैं इसको, दोधा झील या फिर घोघा झील, तो ये आपका कटिहार के अंतर्गत आता है, तो ये ए करेक्ट है। अब अगला प्रश्न ये है कि सिमरी बख्तियारपुर झील किस जिले में स्थित है? तो सिमरी बख्तियारपुर पड़ता है आपका, यहाँ पे कह सकते हो कि सहरसा के अंतर्गत, तो राइट आंसर बी करेक्ट होगा। बरीला आर्द्र क्षेत्र जो है बिहार के किस जिले में पड़ता है? बरीला आर्द्र क्षेत्र ये पड़ता है वैशाली के अंतर्गत, ठीक है, वैशाली के अंतर्गत, तो ए करेक्ट होगा। उदयपुर झील किस जिले में स्थित है? तो बहुत ही सिंपल सा है, उदयपुर झील आपका पश्चिमी चंपारण के अंतर्गत आता है, ए करेक्ट है।
नेक्स्ट आता है कि राघोपुर आर्द्रभूमि क्षेत्र किस जिले में स्थित है? राघोपुर, तो राघोपुर कहाँ पर पड़ता है? ऑप्शन सी, वैशाली के अंतर्गत, ठीक है, वैशाली। नेक्स्ट वन क्या है कि बिहार का कौन सा लोक नृत्य भिखारी ठाकुर द्वारा शुरू किया गया था, जिसमें प्रवासी मजदूरों के जीवन, उनकी जुदाई और सामाजिक समस्याओं को नृत्य नाटक के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है? तो देखिए यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है कि भिखारी ठाकुर के द्वारा शुरू किया गया था, तो वो कौन सा है? विदेशिया, ऑप्शन बी को टिक करेंगे, विदेशिया, बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। चलिए अगला सवाल देखिए क्या है कि समा चकेवा नृत्य जो है मुख्य रूप से किस महीने में किया जाता है? तो ये समा चकेवा जो है वो रक्षाबंधन पर भाई बहन के प्यार को दिखाता है और इसका संबंध कार्तिक, ठीक है, कार्तिक महीने से होगा, तो ऑप्शन बी होगा। झिझिया नृत्य दशहरा पर्व पर किया जाता है। इसमें महिला अपने सिर पर दीपक से जलाई हुई मिट्टी के पात्र लेकर के देवी की संस्तुति करती हैं। यह किस देवी को समर्पित है? बात जब दशहरा में किया जा रहा है तो आप सिंपल से समझ सकते हो, दुर्गा, तो बी करेक्ट बनेगा। नेक्स्ट आता है कि बिहार में अधिकतम जो औसत वार्षिक वर्षा होती है वो किस जिले में होती है? तो अधिकतम वार्षिक वर्षा जो होता है वो सबसे ज़्यादा किशनगंज में, यानी उत्तर पूर्वी का जो क्षेत्र है, ऑप्शन डी। अगला सवाल कि बिहार के किस जिले में ककुला जलप्रपात स्थित है? अच्छा, ककुला जलप्रपात वापस से यहाँ पे घूम के आया, तो यहाँ पे नवादा करेक्ट होगा, ऑप्शन सी, नवादा। नेक्स्ट वन क्या बनता है कि बिहार का कौन सा शहर 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ है? तो 5 पहाड़ियों से घिरा है वो हमारा राजगीर, तो ऑप्शन में तो है नहीं, यहाँ पे डी को टिक करिएगा। नेक्स्ट है कि बिहार के निम्न में से किस जिले में पिडमोंट स्वैम्प मिट्टी पाई जाती है? तो पिडमेंट स्वैम्प जो मिट्टी है वो हमें पश्चिमी चंपारण के अंतर्गत देखने को मिलेगा, सी करेक्ट है। दक्षिण बिहार में प्रचलित परंपरागत जल संरक्षण जो सिंचाई पद्धति है क्या कहलाती है? तो दक्षिण बिहार में जो प्रचलित सिंचाई पद्धति प्रणाली है उसे हम लोग आहार पाइन के नाम से कहा जाता है, ठीक है, आहार पाइन, यहाँ पे ऑप्शन ए, आहार पाइन। दक्षिण बिहार में प्रचलित परंपरागत, अच्छा ये वापिस से क्वेश्चन थोड़ा सा रिपीट हो गया, चलो माफ़ी चाहूँगा। नेक्स्ट आता है कि निम्न में से कौन सा बिहार के भूगर्भिक इतिहास में सबसे नवीनतम है? इस टॉपिक को ज़रूर आप अच्छे से पढ़ लेना, बिहार का भूगर्भिक संरचना जो मैंने आपको बताया। तो देखिए भूगर्भिक इतिहास में सबसे नवीनतम की बात करें तो बिहार का जो मैदान है वो सबसे नवीनतम माना जाता है, तो सी यहाँ पे करेक्ट बनेगा। इसके बाद नेक्स्ट क्या आता है कि पुरानी जलोढ़ मिट्टी या फिर बांगर बिहार के किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो मैंने आपको बताया था कि जो नई जलोढ़ मिट्टी होती है उसे खादर के नाम से जाना जाता है, जो पुरानी जलोढ़ मिट्टी होती है उसे बांगर के नाम से जानते हैं। और बांगर जो होता है वो दक्षिणी बिहार के अंतर्गत, दक्षिणी बिहार का जो मैदान है, दक्षिणी गंगा का मैदान है, वहाँ पे देखने को मिलता है। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन हम ए को टिक करेंगे कि पटना और गया बिल्कुल सही आंसर बनेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या आता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में मंडल बांध परियोजना की नींव किस नदी पर बनाने की रखी थी? तो मंडल बांध परियोजना का संबंध होगा वो उत्तरी कोयल के साथ होगा, तो डी यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। और नेक्स्ट क्या आता है कि बिहार इनमें से किसके द्वारा सर्वाधिक वृष्टि पाता है? तो सर्वाधिक वृष्टि मतलब सर्वाधिक जो वर्षा होती है वो सबसे ज़्यादा हमें किसके मिलता है? तो जनरली हम जानते हैं कि जो भारत में वर्षा होता है वो दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण ही होता है, और वही बिहार में भी कारण बनता है, दक्षिण पश्चिम मानसूनी वायु जो है वो कारण बनता है। और बिहार की अगर जलवायु आपसे पूछे कि किस प्रकार की है तो ये उपोष्ण कटिबंधीय है, ठीक है, उपोष्ण कटिबंधीय के अंतर्गत बिहार की जलवायु आती है, ये आपको याद रखना है। तो देखिए इस वीडियो में हम 100 क्वेश्चन रखते हैं, इसके बाद हम नेक्स्ट एक और वीडियो लाएंगे, उसमें भी और जो क्वेश्चन होंगे वो देखेंगे। तो आई होप कि ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही होगी। वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना, पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर करके जाइए, चैनल पे पहली बार है सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।